नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। खबर उत्तराखंड से जुड़ी हुई है और उत्तराखंड में एक बार फिर से प्यार पसार रहा है कोरोना के प्रति बढ़ी है लापरवाही, जिसके कारण से मुसीबत बढ़ रही है। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। उत्तराखंड में 480 नए मामले सामने आए हैं कोरोना पॉजिटिव केसेस, यानी मरीजों की पुष्टि ताजा रिपोर्ट में बताती है कि आंकड़ा अब बढ़ा है। पर्वतीय जिलों में कोरोना पॉजिटिव की तादाद बढ़ी है। उत्तराखंड में कुल कोरोना पॉजिटिव जो हैं उनकी संख्या है 64,065। एक दिन में 9 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। उत्तराखंड में अब तक का 1047 कोरोना मरीजों का मौत का आंकड़ा है। उत्तराखंड में कोरोना के एक्टिव केसेस है 3,682। रिकवरी रेट है 91.80%। उत्तराखंड में पैर पसार रहा है कोरोना वायरस। कोरोना के प्रति लापरवाही बढ़ी है, जिसके कारण से मुसीबत भी बढ़ रही है। फहीम तन्हा जुड़ गए रेजिडेंट एडिटर। फहीम, उत्तराखंड में बढ़ते इन कोरोना के आंकड़ों के पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है और एहतियातन अब सरकार कोई ठोस कदम उठाने के मूड में है क्या? देखिए पूजा, वजह को लेकर के तो अगर स्पष्ट तौर देखा जाए, जो जिस तरह से समाज व्यवहार देखने में आ रहा है, तो उसको एक बड़ा कारण माना जा सकता है। हालांकि अभी कारणों को लेकर के स्वास्थ्य विभाग के सरकारी स्तर पर कोई ठोस बात नहीं है, लेकिन जो दिख रहा है उसमें एक लापरवाही बड़ी चीज कही जा सकती है, बड़ा कारण कहा जा सकता है। क्योंकि लापरवाही ना बरतें, इसको लेकर के लगातार मुख्यमंत्री भी कैंपेन के तरीके से लगातार अपील कर रहे हैं। और सरकार अगर अपील कर रही है तो कहीं ना कहीं इस बात को समझा जा सकता है कि जो लापरवाही देखने में लगातार मिल रही है, पूजा आलम ये है कि बाजार में जाएंगे क्योंकि त्योहारी सीजन है, तो जाहिर सी बात है कि खरीदारी के लिए भी लोग निकल रहे हैं, काम धंधे के लिए भी लोग निकल रहे हैं, चाहे रोजगार करते हैं, अपना स्वरोजगार है, चाहे नौकरी पेशा है, सभी लोग बाहर निकल रहे हैं। और लेकिन देखें तो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग उस तरीके से इसका पालन नहीं हो रहा है जिस तरह की अपेक्षा लगातार सरकार कर रही है, स्वास्थ्य विभाग कर रहा है और लगातार अपील की जा रही है। तो और ये चिंता की बात इसलिए भी कही जा सकती है कि कोरोना के जो पॉजिटिव के आंकड़े हैं, केसेस हैं, तो अगर हम पिछले हफ्ते भर का अगर हम आंकड़े देखते हैं, रिपोर्ट देखते हैं स्वास्थ्य विभाग की, तो उसमें धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं। और इसमें ये जुड़ रहा है कि जो पर्वतीय जिले हैं उनमें केसेस बढ़ रहे हैं। जैसे अगर आज की रिपोर्ट के हिसाब से देखें, सबसे ज्यादा पौड़ी जिले में केसेस बढ़े हैं, अल्मोड़ा में बढ़े हैं, रुद्रप्रयाग में बढ़े हैं, पर्वतीय जिले हैं और यहाँ की आबादी घनत्व भी उतना कम है मैदानी जिलों के मुकाबले। मतलब ये हुआ कि जो लोग अब, क्योंकि मूवमेंट अब लोगों का बढ़ रहा है और रेस्ट्रिक्शंस जो अब तक थे वो रेस्ट्रिक्शंस अब खत्म हो चुके हैं, ऐसे में जो लोगों का, बाहरी लोगों का जो आवागमन हो रहा है इन पर्वतीय इलाकों में, ये एक बड़ी वजह है कोरोना संक्रमण की। हाँ बिल्कुल, ये कहा जा सकता है क्योंकि आने जाना एकदम फ्री सा है अब लोगों का, इसीलिए लगातार आना जाना फ्री कर दिया गया है। अनलॉक में ज्यादातर एक्टिविटीज अब खुल चुकी है, इसलिए ये बात की जा रही है, उम्मीद की जा रही है और अपील लगातार की जा रही है कि लोग सावधानी जरूर बरतें। आना जाना ठीक है, व्यवहार ठीक है सारे, लेकिन उसमें सावधानी बरतना बेहद जरूरी हो जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि कोरोना के वापसी के या पॉजिटिव केसेस के आंकड़े बढ़ने लग जाएं, तो ये बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और ये सब लोगों को समझने की जरूरत है। भले ही रिकवरी रेट अच्छा है, रिकवरी अच्छी हो रही है, पॉजिटिव केसेस के साथ साथ ठीक होने वालों की तादाद भी अच्छी है, लेकिन बीमारी तो बीमारी है और ये बीमारी स्टेमिना के ऊपर सबसे ज्यादा निर्भर है कि क्षमता, बीमारी से लड़ने की क्षमता सब में है कि नहीं है, ये बड़ा सवाल है। और बीमारी से बचना जरूरी है, भले ही ठीक हो रहा है, लेकिन ये महामारी है और इसको महामारी के तौर पर ही लेना होगा, तभी ये पॉजिटिव जो केसेस हैं ये और नीचे आएंगे और तभी शायद एक थोड़ा संतोषजनक या तसल्ली जिसको कह सकते हैं वो कहा जा सकता है। फिलहाल अभी से संतुष्टिपूर्ण नहीं कहा जा सकता है, थोड़ी चिंता इसके प्रति होनी चाहिए। बने रहिए हमारे साथ में, आपके पास वापस लौटेंगे फाइन। और खबर देहरादून से है, जहां सरकार के फैसले से बड़ी आबादी को राहत मिलने वाली है। त्रिवेंद्र सरकार ने 10 साल हाउस टैक्स से राहत दी है। राजधानी दून के 40 वार्ड्स का होगा सीधा फायदा। निगम क्षेत्र में आने वाले सभी वार्ड हाउस टैक्स से मुक्त रहेंगे। महिलाओं की आत्मनिर्भरता को लेकर सराहना हो रही है। केंद्र ने 5100 वेंडर कियोस्क बढ़ाने का फैसला लिया है। प्रदेश भर में महिला वेंडिंग जोन है उनको बढ़ाने की आवश्यकता है, जरूरत है। निगम क्षेत्र में आने वाले सभी जो घर है उनका हाउस टैक्स फ्री। महिलाओं की आत्मनिर्भरता को लेकर सराहना हो रही है। उन्होंने कहा केंद्र ने 5100 से वेंडर कियोस्क बढ़ाने का फैसला लिया है। प्रदेश भर में महिला वेंडिंग जोन बढ़ाए जाएंगे। और फहीम लगातार बने। फहीम, ज्यादा जानकारी चाहेंगे इस पर?
देखिए, इसमें दो बातें हैं, दो बड़े अहम फैसले हैं त्रिवेंद्र सरकार के। एक तो ये कि अगर बात करें तो महिला आत्मनिर्भरता को लेकर के जिस तरीके से त्रिवेंद्र सरकार लगातार कोशिशें कर रही है, उसी के तहत ये है कि जो हमारे नगरीय क्षेत्र हैं वहां पर एक स्मार्टनेस बढ़ाते हुए जो वेंडिंग जोन है उनको एक तो स्मार्ट वेंडिंग जोन किए जा रहे हैं, और दूसरा उनकी तादाद भी, चूंकि आबादी बढ़ रही है शहरी क्षेत्रों में, तो उसमें वहाँ वेंडिंग जोन भी बढ़ाए जाने हैं। तो इसमें ये कि विचार सरकार ने लाते हुए फैसला लिया है कि महिला आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ाते हुए जो वेंडिंग जोन है उनके लिए बढ़ाए जाए, और उसमें जो कॉस्ट होंगे, यानी अगर वेंडिंग जोन में जो वेंडर्स होते हैं, सामान बेचने वाले, वो कियोस्क के रूप में एक एक करके उनकी गिनती होती है, तो वो 51, यानी कुल राज्य में 5100, ये बड़ी तादाद है पूजा। और ये सारे के सारे महिला आत्मनिर्भर के लिए महिलाओं को आवंटित किए जाएंगे रोजगार के तौर पर, स्वरोजगार के तौर पर। ये बड़ा फैसला है। और दूसरा, चूंकि पिछले समय में नगर निकायों की जो सीमा विस्तार हुआ था, तो ऐसे अगर हम उदाहरण के तौर पर देहरादून राजधानी लेते हैं तो यहाँ पर 60 वार्ड थे नगर निगम क्षेत्र के, लेकिन उसके जो आसपास के इलाके थे, जो गांव थे, लेकिन वो शहरों में आ गए थे, शहर में आ गए थे, तो उनको भी वार्ड के तौर पर 40 ऐसे वार्ड बढ़ा करके 100 वार्ड किए गए थे। तो वहां से ये बात की जा रही थी कि वो लोग अभी उतना उस तरीके से नहीं रूटीन में आ पाए हैं और लोगों को दिक्कतें हैं हाउस टैक्स करके, तो लिहाजा ये बड़ी राहत देते हुए मांग की जा रही थी, सरकार ने उस मांग को माना है और अगले 10 साल तक हाउस टैक्स से उसको राहत दी। हालांकि इसमें नियमावली बनेगी, लेकिन ये बड़ी राहत है और इसको लेकर के भी काफी त्रिवेंद्र सरकार की सराहना हो रही है। चलिए, शुक्रिया फाइम। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने जल जीवन मिशन की समीक्षा की। समीक्षा में मंत्री अरविंद पांडे, मुख्य सचिव ओम प्रकाश मौजूद रहे। सचिव नितेश झा, जल संस्थान और जल निगम के अधिकारी भी शामिल हुए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलाधिकारी समीक्षा बैठक का हिस्सा बने। सभी अधिकारियों को सीएम त्रिवेंद्र रावत ने निर्देश भी दिया। स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में पेयजल की जो आवश्यकता है और जो उपलब्धता है उसका टारगेट किस तरीके से पूरा किया जाए, उसको लेकर भी निर्देशित किया है। दिसंबर तक पेयजल की उपलब्धता का काम पूरा किया जाए, सीएम ने निर्देशित किया। जल संस्थान और जल निगम प्रत्येक दिन का टारगेट निर्धारित करे। डीएम भी कार्यों की प्रगति की बैठक समय समय पर लेते रहें, उनकी ओर से यह भी निर्देशित किया गया ताकि ठीक तरीके से काम चलता रहे। और वहीं कांग्रेस विरोध दिवस मना रही है। महिला उत्पीड़न को लेकर विरोध दिवस मनाया कांग्रेस ने। सरकार के खिलाफ में विरोध प्रदर्शन किया। गांधी पार्क में कांग्रेस ने जताया विरोध। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ। दलितों और महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, इस दौरान प्रीतम सिंह ने कहा, ये तो चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का कि हाथी के दांत दिखाने के और हैं, खाने के और हैं। और आप देख लीजिए जिस तरीके से संगठन महामंत्री पर उन्हीं की पार्टी की एक महिला ने जो है उनके शारीरिक शोषण का आरोप लगाया। एफआईआर दर्ज होती है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। इसी तरीके से एक विधायक पर जो एक महिला जो है शारीरिक शोषण का आरोप लगाती है, एफआईआर दर्ज होती है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो ये तो हालत है। आज भाजपा में के लोग जो है, सरकार में बैठे हुए लोग जो है, अपनी पार्टी के लोगों द्वारा जो महिलाओं का शोषण किया जा रहा है उसको दबाने का काम कर रही है। इसीलिए आज हम धरने पर बैठे। ये तो खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस के धरने और प्रदर्शन पर बीजेपी का बयान। कांग्रेस का महिलाओं और दलितों को लेकर प्रदर्शन हास्यास्पद है। देवेंद्र भसीन कह रहे हैं। बीजेपी उपाध्यक्ष भसीन ने कहा, पहले अपने गिरेबान में झांक ले कांग्रेस। कांग्रेस का रवैया हमेशा महिलाओं और दलितों की उपेक्षा और उत्पीड़न का ही रहा है। कांग्रेस के धरने प्रदर्शन पर बीजेपी का बयान। बीजेपी कह रही है कि यह हास्यास्पद है क्योंकि कांग्रेस तो खुद महिलाओं और दलितों की विरोधी रही है। बीजेपी उपाध्यक्ष भसीन ने कहा कि पहले अपने गिरेबान में कांग्रेस झांक ले। कांग्रेस का रवैया हमेशा महिलाओं और दलितों की उपेक्षा उत्पीड़न का रहा है। इससे पहले देखिए, विरोध दिवस के तौर पर कांग्रेस मना रही थी और कांग्रेस के इसी विरोध दिवस को लेकर देवेंद्र भसीन हंस रहे हैं और जो आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस की ओर से, उस पर जवाब देते हुए कह रहे हैं कि पहले एक बार जरा अपने गिरेबान में झांक ले कांग्रेस, उसके बाद बात करें, क्योंकि कांग्रेस का रवैया तो हमेशा से ही महिलाओं और दलितों की उपेक्षा और उत्पीड़न का रहा है। कांग्रेस के धरने और प्रदर्शन पर बीजेपी का बयान। देवेंद्र भसीन ने कहा, कांग्रेस का महिलाओं और दलितों को लेकर जो प्रदर्शन है वो हास्यास्पद है क्योंकि ये तो खुद महिलाओं और दलितों के खिलाफ में काम करते रहे हैं।
उनकी उपेक्षा और उत्पीड़न सबसे ज्यादा कांग्रेस में रही। कांग्रेस के धरने और प्रदर्शन पर बीजेपी का बयान। देखिए, ये प्रदर्शन की तस्वीरें हैं कांग्रेस की, जिसमें तमाम कांग्रेस के नेता मौजूद हैं और प्रीतम सिंह इसको लीड कर रहे थे। कांग्रेस के इसी विरोध को लेकर बीजेपी बयान देते हुए कह रही कि यह हास्यास्पद है, क्योंकि जो कांग्रेस आज महिलाओं और दलितों की बात कर रही है, वो कांग्रेस सबसे ज्यादा महिलाओं का उत्पीड़न, दलितों का उत्पीड़न और उपेक्षा करती रही। सूर्यकांत धस्माना कांग्रेस से हमारे साथ में। सूर्यकांत धस्माना जी, स्वागत आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। जी धन्यवाद। देवेंद्र भसीन कह रहे हैं कि हास्यास्पद है आपका ये विरोध प्रदर्शन, क्योंकि आपकी सरकार में, आपके कार्यकाल में दलितों का सबसे ज्यादा उत्पीड़न हुआ, महिलाओं का उत्पीड़न हुआ और उपेक्षा हुई। हमारे राज्य में उन्नाव हुआ क्या? हमारे राज्य में कोई स्वामी चिन्मयानंद हुआ क्या? जी। हमारे राज्य में हाथरस में इतना भयंकर कांड हुआ, इतना निर्मम उसके साथ बलात्कार और उसके बाद हत्या हुई, और सरकार के संरक्षण में कई दिनों तक ये कोशिश की जाती रही कि इस मामले को ही रफा दफा कर दिया जाए। सरकार के संरक्षण में ऐसा क्या कांग्रेस के राज में हुआ? उत्तराखंड के अंदर उत्तरकाशी से लेकर के पौड़ी से लेकर के देहरादून तक जिस प्रकार से महिलाओं के प्रति हिंसा हुई, क्या कांग्रेस के राज में कभी ऐसा हुआ? और बीजेपी से देवेंद्र भसीन भी जुड़ गए हैं। देवेंद्र जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। हाँ, सूर्यकांत धस्माना जी, बात पूरी कीजिएगा। मैं आपको बताऊं कि जिस प्रकार से हाथरस का कांड हुआ, पूरे देश में एक संदेश गया। किस प्रकार से, देखिए, होती हैं घटनाएं, होती हैं, बलात्कार भी होते हैं, समाज में मर्डर भी होते हैं, हत्याएं भी होती हैं, लेकिन आप ये कल्पना करिए कि एक महिला के साथ, वो भी दलित वर्ग की महिला के साथ बलात्कार हो सामूहिक रूप से, उसके बाद उसके अंग भंग इस प्रकार से कर दिया जाए कि दिल्ली में इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाए, और सरकार पूरी लग जाए उसको रफा दफा करने में। सरकार उसका 2 बजे अंतिम संस्कार कर दे, बिना परिवार को उसकी लाश का मुंह दिखाए। मतलब कहीं किसी प्रकार का न्याय है कहीं? आप बताइए, किस प्रकार से जातीय सम्मेलन करा के और जातीय जमाव करा करके उस मामले को जातीय तूल और जातीय संघर्ष का रूप देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश में हुई? ऐसा कहीं आपने देखा है? ठीक है, मैं जवाब देती हूं। मामले हैं उत्तर प्रदेश के, जिन मामलों को मैं गिनाना शुरू करूंगा तो मैं जवाब लेती हूँ। देवेंद्र भसीन जी, आपकी सरकार में उन्नाव हो रहा है, हाथरस हो रहा है, और आप सुन ही रहे हैं धस्माना साहब को, वो कह रहे हैं कि इतने मामले की गिनवाने लगे तो रात कट जाएगी। देखिए, मैं तो पहले से एक सवाल करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की बात है और वहां पर कार्रवाई हो रही है और सरकार ने बे इंक्वायरी की बात की है। अब जो उत्तराखंड का सीधा, जब कांग्रेस की सरकार थी प्रदेश के अंदर, तो संवासियों की संख्या क्या हुआ, ये सब दुनिया जानती है। कांग्रेस सरकार थी, एक बात। दूसरी बात, अभी के कांग्रेस के हरिद्वार के नेता जो अपनी पत्नी को प्रताड़ित कर रहे हैं, उसका जवाब देना हमारे साथी, और इस जी खुश रहे हैं। और सुनंदा केस में उन पर रेप का आरोप है, जवाब देना उसके बारे में। इसी प्रकार से इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता मी टू के मामले फंसे हुए हैं, उसका देना। तो कांग्रेस के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। एक मामला पकड़ रखा है थरसका, जिसको भी हमारी सरकार ने बाकायदा दंडित किया, डीएम तक जो है कार्रवाई के शिकार हुए हैं। सीबीआई की इंक्वायरी की जांच हमने कहने की, सरकार ने करी है। तो हमारे मित्र उत्तराखंड में पहले जवाब दें, तो मैं उत्तर प्रदेश से बात भी कर सकता हूँ। सूर्यकांत धस्माना जी, नहीं, देखिए, ये गुमराह करने वाली बातें हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, मैंने आपसे कहा, समाज में जब तक समाज रहेगा तब तक अपराध होते रहेंगे, अपराध होते हैं, अपराधों पर नियंत्रण किया जाता है, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। मेरा सवाल तो सबसे पहले ये है कि
हाथरस की घटना में जिस प्रकार से सरकार के संरक्षण में उस पूरे मामले को सीबीआई की इंक्वायरी हमने कराई गई है। आपने आज अखबार पढ़ा होगा, हाईकोर्ट ने पूछा कि जिलाधिकारी हाथरस के खिलाफ कार्रवाई नहीं गई। जिलाधिकारी के बारे में अगर हाईकोर्ट ये पूछ रहा है कि उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई और जिस प्रकार से जातीय स्वरूप उसको देने की कोशिश की गई, जातीय संघर्ष बनाने की कोशिश की गई, और सरकार देख रही है, पुलिस देख रही है, व्यवस्था देख रही है, कलेक्टर देख रहा है, मुख्यमंत्री जो है वो जिस प्रकार के बयान दे रहे थे। आपको मालूम है हाथरस वाले मामले में एक वाल्मीकि समाज की लड़की, उस लड़की के साथ इतना भयंकर कांड हो गया। लेकिन धस्माना जी, अगर ये बात आपके विषय की करते हैं, कांग्रेस पार्टी के विषय की बात करते हैं, तो उस पर भी तो उसी तरीके से बोलिए ना। आपने अपने मामले पर तो आपने क्या देखिए बलात्कार होते रहेंगे, ये कैसी बात है? मैं कह रहा हूँ होते रहे हैं, हाँ समाज में होते रहे, तो फिर अपने विषय पर भी उतनी संजीदगी से जवाब दीजिए ना, जितना आप सवाल पूछ रहे हैं। जवाब दे रहा हूँ मैं, संजीदगी आप जवाब। नहीं, और देवेंद्र भसीन जी, अगर ये कुछ गलत हुआ, देवेंद्र भसीन जी अगर कुछ गलत हुआ तो विपक्षी पार्टी होने के नाते कांग्रेस को पूरा अधिकार है विरोध प्रदर्शन करने का, फिर आप ये क्यों कह देते हैं कि हाँ? देखिए मेरा कहना ये है कि जो व्यक्ति दूसरे का आरोप लगा रहा है पहले अपनी गिरबान में झांक ले एक बार। अगर कोई पाक जाम ये तो न दामन आपका पाक साफ, वो सब न दामन इनका पाक साफ, फिर तो आप दोनों में से किसी का भी दामन पाक साफ नहीं है, तो फिर तो आपको कुछ बोलना नहीं चाहिए ना, इनको कुछ बोलना चाहिए। नहीं, गलत बोल रही हैं आप गलत बोल रही हैं। हमारा दामन बिल्कुल पाक साफ है। अगर हमारा कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसको संरक्षण नहीं दिया जाता। मैं सवाल ये कर रहा हूँ कि मोदी सरकार जब से देश में आई है 2014 से लेकर के अब तक आप तमाम बीजेपी शासित राज्यों का आंकड़ा दामिनी केस की शुरुआत आप जानते हैं, और तब से महिला सुरक्षा को लेकर सबसे ज्यादा बात उठने लगी, और उस दौरान में जो देखिए अब तो स्वर्गीय हो चुके शीला दीक्षित, लेकिन उनका वो बयान भी आपको याद होगा जिसके बाद में युवा में और ज्यादा गुस्सा बढ़ा था। तो चलिए खैर, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, इस बातचीत के लिए। टिहरी में जिला सहकारी बैंक ने शिक्षक संघ को स्कूलों में पंखे दिए हैं। साथ ही कहा कि गर्मी के मौसम में बच्चों को स्कूल में बैठकर गर्मी से परेशान होना पड़ता है, जिससे छात्र पढ़ाई नहीं कर पाते। इसलिए जिला सहकारी बैंक टिहरी ने स्कूली बच्चों के लिए सुविधा स्वरूप पंखे बांटे हैं। उन्होंने कहा कि आगे जरूरत पड़ेगी तो जिला सहकारी बैंक किसी तरीके से स्कूलों की मदद करता रहेगा। शिक्षक संघ है टिहरी गढ़वाल जिला सहकारी बैंक, जितने भी कर्मचारी हैं वो अपनी तरफ से शिक्षक संघ को ये भेंट देते हैं, ताकि जो दूरस्थ जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारे छोटे छोटे जो प्राइमरी में जो बच्चे हैं वो जो गर्मी में इस चीज़ का वो फ़ायदा उठा सकें। और जिला सहकारी बैंक हर समय तत्पर रहता है कि जितने भी दूरस्थ क्षेत्रों में जो हमारे जो ग्रामीण जो बच्चे हैं वो बिल्कुल एक ऐसे वातावरण में अपना शिक्षा ग्रहण करें जिससे कि वो बहुत अच्छी उनकी शिक्षा दी जा सके। और यही नहीं, टिहरी गढ़वाल जिला सहकारी बैंक और कई चीज़ों में भी बहुत अग्रणीय है। भारतीय किसान यूनियन तोमर ग्रुप ने आंदोलन की घोषणा की है। 19 नवंबर को मुख्यमंत्री आवास कूच करने की तैयारी में है भारतीय किसान यूनियन। गन्ना भुगतान और अन्य समस्याओं को लेकर यह आंदोलन होगा। देहरादून प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता में भारतीय किसान यूनियन टी के पदाधिकारी शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष सोमदत्त शर्मा के साथ संदीप तोमर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहे। पूर्व मंत्री प्रसाद नथाणी की जवाब दो यात्रा पहुंची रुद्रप्रयाग। कल बद्रीनाथ धाम में उपवास पर बैठेंगे पूर्व मंत्री प्रसाद नथाणी। सरकार ने जनता को 3 साल में नहीं दी कोई सौगात। प्रदेश सरकार के झूठे वादों से जनता परेशान है। केदारनाथ में व्यवस्थाएं करने में सरकार नाकाम है। धाम में रहने और खाने की व्यवस्था नहीं। तीर्थयात्री भारी ठंड में रात काटने को मजबूर हैं। प्रदेश की राशन की दुकानों में तेल चीनी गायब हो चुकी है। बेरोजगार जो युवा हैं वो रोजगार के लिए भटक रहा है। कोरोना महामारी के कारण लाखों लोग बेरोजगार हुए हैं। ये 2 अक्टूबर से देवप्रयाग के संगम से शुरू हुई थी और ये इसका दूसरा चरण शुरू हो रहा है, और ये लगातार जो है इसके 8 चरण हैं। 8 चरणों में यात्रा समापन होगा। इसके चलाने का जो मुख्य उद्देश्य ये है कि पूरे प्रदेश में जो वर्तमान सरकार ने जो अव्यवस्था की है उसका जवाब कांग्रेस पूछने के लिए जनता के बीच जा रही है कि सरकार जवाब दे कि राशन की दुकानों पे चीनी और मिट्टी का तेल गायब क्यों हुआ, राशन की कटौती क्यों हो रही है, राशन कार्डों की छंटनी क्यों की जा रही है, जो बीपीएल
और आपके अंत्योदय के कार्ड हैं उनको क्यों काटा जा रहा है? जो बेरोजगार आज दर दर भटक रहे हैं उनको रोजगार की बात क्यों नहीं सरकार कर रही है? 3 साल में हमारे जो आयोग के कोई भी पद के एग्जाम की बात नहीं की गई है। ऐसे ही पानी के सवाल पर, ऐसे ही सड़कों के निर्माण के सवाल पर। ये 2 अक्टूबर से देवप्रयाग के संगम से शुरू हुई थी। समाजवादी पार्टी के उत्तराखंड के नवनियुक्त प्रदेश कोषाध्यक्ष बनने के बाद पहली बार लालकुआं पहुंचे वरिष्ठ सपा नेता एसके रॉय। इस दौरान उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा और एसके रॉय ने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी प्रदेश में तीसरे विकल्प के रूप में उभरेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता पदाधिकारी तराई से लेकर पहाड़ तक समाजवादी पार्टी को अधिक मजबूती प्रदान करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में तत्कालीन अखिलेश सरकार के दौरान विकास के मॉडल की तर्ज पर उत्तराखंड में भी यहां की भौगोलिक परिस्थिति के अनुरूप विकास कार्यों को बढ़ावा देने के लिए नए आयाम स्थापित करेंगे। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि उत्तराखंड प्रदेश में बेरोजगारी और पलायन एक बड़ी समस्या है। हम अभी प्लेन से लेके पहाड़ तक, यानी तराई से लेके पूरा पहाड़ तक, अंतिम छोर तक हम अब सदस्यता अभियान चलाएंगे। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये मानना है कि हम हर सीट पर चुनाव लड़ेंगे उत्तराखंड के। किस तरह का लक्ष्य है? लक्ष्य ये है कि हम जनता को बताएंगे कि अगर हमारी सरकार यहाँ बनती है तो हम उत्तर प्रदेश की तर्ज पे, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिन कामों को उत्तर प्रदेश में करके दिखाया है, उसी तर्ज पर उत्तराखंड का भी विकास करेंगे। धर्मनगरी हरिद्वार स्थित महारत्न कंपनी भेल और उसके आसपास के क्षेत्रों में इन दिनों जंगली जानवरों का आतंक है। भेल से सटे राजाजी टाइगर रिजर्व से निकलकर ये जंगली जानवर रोजाना रिहायशी इलाकों का रुख कर लेते हैं, जिससे स्थानीय लोगों में काफी दहशत का माहौल है। कल देर रात ही एक जंगली हाथी ने भेल अस्पताल परिसर में जमकर उत्पात मचाया और अस्पताल की बाउंड्री वॉल तोड़ दी। वहीं भेल कंपनी की हेप डिफेंस प्रोजेक्ट बाउंड्री वॉल के पास गुलदार की चहलकदमी देखने को मिली। रिहायशी क्षेत्रों में जंगली जानवरों की दस्तक से बड़ा हादसा होने से टल गया। वहीं विभागीय अधिकारियों के लाख दावों के बावजूद भी हरिद्वार वन विभाग और राजाजी पार्क प्रशासन इन जंगली जानवरों को रिहायशी इलाकों में आने से रोकने में नाकाम साबित हो रहा है। इस मामले में हरिद्वार वन विभाग के रेंज बीट अधिकारी दिनेश नौडियाल भी मान रहे हैं कि भेल कंपनी और उसके आसपास के क्षेत्र में पिछले 10 से 15 दिनों में हाथी और गुलदार की मूवमेंट देखी जा रही है। और फिलहाल लेने इजाजत, नमस्कार।